भारत के लिए सबसे खास बात यह है कि इस समय भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी और 140 करोड़ लोगों की मार्केट साइज के कारण ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है जहां पर सामने वाला देश भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कंप्लीटली इग्नोर बिल्कुल भी करने की पोजीशन में नहीं होता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मिडिल ईस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के कारण इजराइल एक बार फिर से भारत से सहयोग और मदद मांगने के लिए भारत की शरण में आ गया है। क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन साथ में हैदराबाद में जो डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर रोड का नाम चेंज किया जाना था, उस इवेंट में एंड टाइम के ऊपर क्या बदलाव किए गए, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंट की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर क्या कमेंट किए थे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यूएस कॉन्सुलेट बिल्डिंग के सामने वाले रोड का नाम चेंज कर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रोड रखने का फैसला किया था। न्यूज आ रही है कि यूएस कॉन्सुलेट ने फ्रीडम 250 नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जिसमें ये नेम चेंज वाली सेरेमनी कंप्लीट हो गई है। सबसे खास बात यह रही कि इवेंट में सेरेमोनियल प्लेग से जो पर्दा हटाने के लिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खुद ही स्टेज के ऊपर आना था, वो नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भाटी विक्रमार्का को भेजा। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अमेरिका के भारत में एम्बेसडर सर्गियो गौर, इन दोनों ने मिलकर ये सेरेमोनियल प्लेग का इनॉग्रेशन किया और इसके ऊपर से पर्दा हटाकर रोड का नाम चेंज करने की सेरेमनी कंप्लीट की। हालांकि जो सेरेमोनियल प्लेग थी उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रोड के नाम के नीचे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खुद का नाम और उसके नीचे यूएस एम्बेसडर सर्गियो गौर का नाम ही था। सीएम की जगह डिप्टी सीएम स्टेज के ऊपर जाएगा, ये चीज एंड मोमेंट के ऊपर डिसाइड हुई थी। न्यूज निकल कर आ रही है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इवेंट में तो आए थे, लेकिन नेम अनवीलिंग सेरेमनी में स्टेज के ऊपर नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पहले उनके इस फैसले के कारण काफी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही थी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को यूएस नेवी की स्ट्राइक्स में 3 इंडियंस की जान लेने के लिए घेर रही है, डोनाल्ड ट्रंप से माफी मंगवाने की बात बोल रही है, और यहाँ पर उनकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर रोड का नाम कर रहा है। इसलिए रेवंत रेड्डी ने खुद ही स्टेज के ऊपर आकर इस सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया और एंड मोमेंट के ऊपर इस इवेंट का प्लान चेंज करना पड़ा। एम्बेसडर सर्गियो गौर ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट इशू की है, लेकिन अगेन अपनी पोस्ट के नीचे उन्होंने कमेंट्स ऑफ रखे हैं ताकि इंडियंस नीचे उनकी तारीफ में कुछ ना बोलें। वैसा देखा जाए तो इस समय अमेरिका को अकेले इंडियंस ही नहीं बल्कि कई सारी कंट्री से पब्लिक बैकलैश फेस करने को मिल रहा है, और इस लिस्ट में एक ऐसा देश शामिल हो गया है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका उसको भी इतना नाराज कर सकता है कि उन्हें अमेरिका के ऑल्टरनेटिव्स तलाश करने पड़ जाएं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इजराइल की। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल और अमेरिका के बीच डिफरेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बोल्ड डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट इशू की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इस पूरे मसले में भारत को क्या एडवांटेज मिलने वाला है, और इस वजह से फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ साथ स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर भारत का इसमें क्या फायदा होगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल, CNN, BBC और कई सारे मीडिया चैनल्स ने इसके ऊपर स्टोरी पब्लिश की है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि मैं अमेरिका और हमारे अमेरिकन दोस्तों के सपोर्ट की बहुत ही कदर करता हूँ। अमेरिका का ये सपोर्ट हमें सालों से मिलता आया है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि इजराइल को अपने हथियार खुद ही बनाने होंगे। हमें अपना खुद का इंडिपेंडेंट डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा और अपने वेपन्स खुद ही मैन्युफैक्चर करने होंगे, जो अमेरिका के ऊपर से निर्भरता को कम करेंगे। आज हम ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स का सामना कर रहे हैं। हमने उनके ऊपर काफी बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। ये लड़ाई ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स के खिलाफ अभी खत्म नहीं हुई है, और आगे क्या होगा ये इजराइल की ताकत के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अगले 30 सालों में इजराइल किस पोजीशन के ऊपर होगा ये भी हमारी मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ तय करेगी। मेरा लक्ष्य है कि इजराइल डिफेंस के मामले में किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहे। हमें अपने वेपन्स खुद ही बनाने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है और आने वाली जनरेशंस को ट्रेन करना है। आखिर में किसी भी देश की ताकत और सुरक्षा उसकी अपनी खुद की ताकत ही तय करती है, ये कहना है नेतन्याहू का। इजरायली प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट का साफ मतलब है इजराइल अब अमेरिका के हथियारों के ऊपर से अपनी निर्भरता को खत्म करेगा। यानी इजराइल एक ऐसी डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी करेगा जिसमें उसके पास यूएस वेपन्स के ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हों। अब यहाँ पर भारत की अलाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल के पास इस समय भारत के अलावा और कोई ऑप्शन सामने नजर नहीं आ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज पहले ही इजराइल से डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इजराइल के एक्शंस में गाजा, फलस्तीन और लेबनान के अंदर बेकसूर लोगों की जान जा रही है। फ्रांस, इटली, यूके, स्पेन, इनके साथ साथ और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज ने तो इजराइल को वेपन सेल करने के ऊपर रोक लगा दी है और इजरायली ऑफिशियल्स के वीजास को भी बैन कर दिया है, यानी एंट्री देने से रोक लिया है।
उसके बाद बात करें दूसरी मेजर पावर्स की, तो रशिया और चाइना ये दोनों ऐसे देश हैं जिनके साथ इजराइल के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बिल्कुल अलाइन नहीं करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे में इजराइल रशिया या फिर चाइना के साथ मिलकर डिफेंस पार्टनरशिप और वेपन्स की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग तो कभी नहीं कर सकता है। लास्ट में अमेरिका के अलावा एक ही मेजर देश बचता है जो बेशक इजराइल के सपोर्ट में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स या स्पीचेस नहीं देता है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर इजराइल का भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभर रहा है, और वो है भारत। अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, इवन जो बाइडेन के समय भी अमेरिका और इजराइल के बीच डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे थे। आज की डेट में इजराइल बिना अमेरिका के सपोर्ट के अपने मिलिट्री ऑपरेशन जारी नहीं रख सकता है। ऐसे में अब इजराइल उस समय के लिए तैयारी कर रहा है जब अमेरिका बोलेगा कि इजराइल लेबनान या ईरान के अंदर अपने हमलों को रोक दे, वरना हम इजराइल को वेपन्स या फिर एमुनिशंस नहीं देंगे। उस सिनेरियो में इजराइल बिना अमेरिका के कैसे अपने डिफेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेगा, उसकी प्लानिंग आज की डेट में इजराइल के अंदर स्टार्ट हो गई है। ऐसे में भारत के पास एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी विंडो खुल गई है। अगर इजराइल सच में अमेरिका के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस को खत्म करना चाहता है, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है, तो भारत और इजराइल मिलकर मिसाइल्स, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार, AI एनेबल्ड बैटलफील्ड टेक्नोलॉजीज और नेक्स्ट जनरेशन एमुनिशंस की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से एक्सपैंड कर सकते हैं। भारत के पास लो कॉस्ट और लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। हम कम समय के अंदर बल्क में डिफेंस इक्विपमेंट और हजारों और लाखों वेपन्स बना सकते हैं, जबकि इजराइल के पास कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी और कॉम्बैट टेस्टेड डिफेंस इक्विपमेंट है। ऐसे वेपन्स हैं जो इजराइल ने मिडिल ईस्ट में टेस्ट कर रखे हैं। ऐसे में अगर इजराइल की बैटल टेस्टेड टेक्नोलॉजी और भारत की लार्ज स्केल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो ये मेक इन इंडिया के तहत ऐसे वेपन्स डेवलप कर सकते हैं जो भारत और इजराइल दोनों की जरूरतों को पूरा कर सकें। दोनों देशों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। अब पिछले कल हमने आपको बताया था कि इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्टर जनरल आमिर बराम भारत की यात्रा के ऊपर आए हैं और इन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ भी मुलाकात की है। अब ये जो इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री का डेलीगेशन भारत की यात्रा पर आया है, उसकी इस विजिट के दौरान भारत और इजराइल के बीच काफी सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर सहमति बनी है, और इसके ऊपर एनडीटीवी इंडिया ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है जिसमें बताया है कि इजराइल के डेलीगेशन ने भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणी सर, उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह सर के साथ भी मुलाकात की है। और ये जो सारी हाई लेवल टॉक्स भारत के अंदर इजराइल के साथ हुई हैं, इनमें इजराइल ने भारत से कहा है कि वो नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर उनके ऊपर भारत के साथ काम स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो केवल इजराइल ही नहीं बल्कि भारतीय सेना की जरूरत के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। जो एग्जिस्टिंग डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर पहले की तरह काम चलता रहेगा, लेकिन अब फोकस नए डिफेंस प्रोजेक्ट्स के ऊपर शिफ्ट किया जाए। भारत की डिमांड है कि इजराइल भारत को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर की तरह ना देखे, बल्कि ऐसा नहीं हो कि इजराइल भारत को ऑर्डर दे दे कि हमको कोई 8,000 या 10,000 वेपन चाहिए तो भारत बनाकर दे दे। भारत की डिमांड है कि इजराइल भारत के साथ मिलकर ज्वाइंट रिसर्च और ज्वाइंट डेवलपमेंट के ऊपर भी कोलैबोरेट करे और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रावधान हो। अब इस पूरे सिनेरियो में सबसे बेस्ट चीज ये है कि इजराइल को भारत की इंपॉर्टेंस का एहसास हो रहा है और सामने से इजराइल खुद ही भारत के पास ऑप्शंस लेकर आ रहा है कि हम इन वेपन्स और डिफेंस इक्विपमेंट में आपके साथ डिफेंस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि इजराइल जब अमेरिका से दूरी बना रहा है, ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती बीच में घुसकर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट कि इसमें भारत का भी बेनिफिट होगा, लेकिन गुड न्यूज ये है कि भारत से ज्यादा इजराइल हमारे साथ डिफेंस कोलैबोरेशन करने के लिए एक्साइटेड है और भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देखता है। मिडिल ईस्ट में ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने के बाद कई लोग ये भूल गए कि वहां पर दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन भी आज एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट ने यूक्रेन वॉर में भारत के रोल के ऊपर डिस्कशंस वापस से तेज कर दी हैं। रॉयटर्स, BBC और कई सारे न्यूज चैनल्स ने इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश की है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले साल यूएस प्रेसिडेंट के पद की शपथ लेने के बाद 30 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया यूक्रेन वॉर रोकने के लिए व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई थी। प्रेसिडेंट बनने के बाद रशिया यूक्रेन वॉर को रोकना उस समय डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा एजेंडा था, इसलिए 10 दिन के बाद इन्होंने ये मीटिंग की और इस मीटिंग में ये प्रपोजल आया कि रशिया यूक्रेन वॉर के बीच क्यों ना एक सीजफायर करवाया जाए एंड उस समय तक जिस भी देश के पास जितनी टेरिटरी थी वो उसके कब्जे में रहेगी और कुछ समय के लिए फ्रंट लाइन के ऊपर किसी थर्ड कंट्री की पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा जो रशिया और यूक्रेन के बीच सीजफायर को बनाए रखें और कुछ समय के लिए एटलीस्ट युद्ध को रोका जाए। अब न्यूज आ रही है कि इस डिस्कशन में यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने कहा था कि नाटो देशों के ट्रूप्स को पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए रशियन बॉर्डर के ऊपर नहीं भेजना चाहिए। नाटो फोर्सेस को रशिया के बॉर्डर के ऊपर भेजना ये बिल्कुल सही नहीं होगा, इससे रशिया प्रोवोक हो सकता है और बेवजह अमेरिका इस युद्ध में घसीटा जाएगा। इसी मीटिंग में JD वांस ने भारत का नाम प्रपोज किया था।
यानी रशिया और यूक्रेन के बीच सीजफायर कर भारत की सेना को पीस कीपिंग फोर्सेस के रोल के लिए रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर भेजा जाए, ऐसा जेडी वांस ने सुझाव दिया था। भारत के साथ साथ इस मीटिंग में सऊदी अरब का भी नाम जेडी वांस ने सजेस्ट किया था, लेकिन उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वांस के प्रपोजल के ऊपर कहा था कि इंडियंस ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो ऐसी चीज के लिए कीमत कभी नहीं चुकाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझे बहुत ही पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं विजिट करूं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इंडियंस कभी भी ऐसे काम के लिए कीमत नहीं चुकाएंगे। ऐसे में बेहतर होगा कि ब्रिटेन या फिर फ्रांस अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस और अपनी सेना को सीजफायर के लिए रशियन बॉर्डर के पास भेजें। भारत या सऊदी अरब इसके लिए ठीक नहीं है, ये कहना था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही जज किया था। भारत कभी भी यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर अपनी सेना को डिप्लॉय नहीं करेगा। अब ये कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा अप्रूव्ड पीस कीपिंग मिशन नहीं था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल चॉइस या फिर अमेरिका की पर्सनल चॉइस के ऊपर भेजने की बात हो रही थी। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई पीस कीपिंग फोर्स रशिया के बॉर्डर के ऊपर भेज देता, ये चीज रशिया और चाइना कभी नहीं होने देते, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो पावर थी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने सही जज किया था। भारत यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के अंडर अपनी सेना तो भेज सकता है, लेकिन किसी भी देश की पर्सनल चॉइस के ऊपर नहीं, चाहे फिर वो अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। वैसे ये जो पूरी कन्वर्सेशन का खुलासा हुआ है, ये हुआ एक बुक से, जिसका नाम है रेजिम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और इस बुक को अमेरिका के 2 सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट ने लिखा है, जो कई सालों से व्हाइट हाउस और अमेरिकन पॉलिटिक्स को कवर करते आ रहे हैं। वैसे अगर अमेरिका आज की डेट में भारत से रिक्वेस्ट करे कि भारत यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए अपनी सेना को भेजे, तो क्या भारत की सरकार मानेगी? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।